कल हमने संधारित्रों के संयोजन के बारे में पढ़ा था कि संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है, श्रेणी क्रम में संयोजन और समांतर क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन में परिणामी धारिता कितनी थी, विभव कैसे वितरित होता था, कितना परिणामी धारिता आई, धारिता कम हुई ज्यादा हुई, ये कल अपन इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। समांतर क्रम में धारिता क्या होती है, विभव क्या होता है, उनका वितरण कैसे होता है, इस बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब किसी भी परिपथ में, परिपथ का मतलब होता है कि यदि एक परिपथ में कई सारे संधारित्र जुड़े हों, बैटरी जुड़ी हो, तो परिपथ को हल करने के लिए किसी भी संधारित्र पर आवेश का मान, किसी भी संधारित्र की धारिता का मान, किसी भी संधारित्र पर विभव का मान पूछा जा सकता है। तो किसी भी परिपथ को हल करने के लिए प्राथमिक जरूरत हमें उस परिपथ की तुल्य धारिता के बारे में पता होना चाहिए कि परिपथ में तुल्य धारिता कितनी जुड़ी हुई है। किसी भी परिपथ को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि परिपथ में तुल्य धारिता कितनी जुड़ी हुई है। तो हम सबसे पहले तुल्य धारिता निकालेंगे। कुछ परिपथ में बता रहा हूं आप लोगों को, कुछ परिपथ तो सीधे होते हैं जिसमें हमको यह समझ में आता है कि यदि ये दिए हैं, तीन संधारित्र जुड़े हुए हैं जिनकी धारिता कुछ है, तो ये हमको सीधे ही दिख रहे हैं कि ये तीनों श्रेणी क्रम में है। कुछ संधारित्र इस प्रकार जुड़े हों, ये हमको देख के ही समझ में आ रहा है कि ये संधारित्र समांतर क्रम में हो। पर कुछ परिपथ में संधारित्र इस प्रकार से जुड़े होते हैं जिनको कि देखकर यह नहीं समझा जा सकता कि इसकी परिणामी धारिता क्या होगी। तो परिपथ को हल करने के लिए सबसे पहले हमें परिणामी धारिता चाहिए। परिणामी धारिता क्या होती है, कुछ परिपथ में आपको बताऊंगा, कुछ जटिल परिपथ बताऊंगा जिनकी मैं धारिता निकालता हूं, उसके बाद फिर हम परिपथ को आगे हल करेंगे। सबसे पहले धारिता। यदि प्रश्न, यदि ये वाला धारिता, इसकी धारिता 4 माइक्रोफेरेड, इसकी 5 माइक्रोफेरेड और इस संधारित्र की 6 माइक्रोफेरेड धारिता है, ये बिंदु B है, ये बिंदु A है। यदि प्रश्न हो, क्या प्रश्न हो कि A B के बीच में परिणामी धारिता क्या होगी। यदि इस वाले सवाल में पूछा जाए, ये 4 माइक्रोफेरेड का संधारित्र है, ये 5 माइक्रोफेरेड का, ये 6 माइक्रोफेरेड का संधारित्र है, यदि इस प्रश्न में यह पूछा जाए कि तुल्य धारिता A और B की क्या होगी, तो देखने पे ये संधारित्र हमको श्रेणी क्रम में लग रहा है, पर इनको देख के यह नहीं कहा जा सकता कि ये संधारित्रों का किस प्रकार संयोजन है। यदि इस प्रकार का प्रश्न है तो उनको हल करने के लिए क्या करना चाहिए कि यदि ये बिंदु A है, यदि किसी परिपथ में संधारित्र जुड़े हैं, तो इस परिपथ में जो विभव का पतन होगा वो कहां कहां होगा, 4 माइक्रोफेरेड पे, 5 माइक्रोफेरेड पे और 6 माइक्रोफेरेड पे। इसके अलावा परिपथ में ये जो तार जुड़े हुए हैं,
ये आदर्श तार होते हैं और अपन ये मानते हैं कि इन पर कोई भी विभव का पतन नहीं होगा। अब यदि परिपथ में यदि बिंदु ये ए है, इसका एक निश्चित विभव होगा। अब यहां चूंकि कुछ भी नहीं हो और कुछ भी संधारित्र नहीं जुड़ा है, तो यह बिंदु भी क्या होगा, ए बिंदु होगा, क्योंकि यार इसका बिंदु ए पर विभव भी ए है, तो यहां चूंकि कुछ भी नहीं जुड़ा तो यह बिंदु भी ए रहेगा, या मैं ये कह सकता हूं कि इसका विभव भी क्या रहेगा, इस बिंदु के विभव के समान। इधर पूरे में कुछ भी नहीं जुड़ा है तो यह बिंदु भी क्या रहेगा, ए। या मैं ये कह सकता हूं यदि यह बिंदु ए है, यह बिंदु ए है, तो यहां कुछ नहीं जुड़ा तो यह बिंदु भी होगा, मतलब ये होगा समान विभव के बिंदु। समान विभव के बिंदु हो गए, ए पॉइंट पे जितना विभव होगा उतना ही इस पॉइंट पे होगा और उतना ही विभव इस पॉइंट पे होगा। समझ गए, ये विभव समान विभव वाले बिंदु हैं। अब इसी प्रकार यदि ये वाला बिंदु बी है, ये वाला बिंदु बी है, यहां कुछ जोड़ा है या कुछ भी नहीं जुड़ा, तो ये वाला बिंदु भी क्या रहेगा, बी। और ये यदि बिंदु बी है तो यहां चूंकि कुछ नहीं जुड़ा तो ये वाला बिंदु भी क्या रहेगा, बी। इससे अपना क्या निष्कर्ष निकला कि इस बिंदु का जो विभव होगा वो ही इस बिंदु का विभव होगा और वो ही इस बिंदु का विभव होगा, और इस बिंदु का जो विभव होगा वो ही इस बिंदु का विभव होगा और वो ही इस बिंदु का विभव होगा, और ए और बी के विभव अलग अलग होंगे। कितने होंगे इससे अपन को अभी कोई मतलब नहीं है, हमें केवल क्या निकालना है, ए और बी के बीच में परिणामी धारिता। तो अब देखो ये संधारित्र किस किस के बीच में जुड़ा है, पहले वाला 4 माइक्रोफेराड वाला ए और बी के बीच में, दूसरा 5 माइक्रोफेराड वाला बी और ए के बीच में, तीसरा 6 माइक्रोफेराड वाला ए और बी के बीच में। तो परिपथ को हल करने के लिए सबसे पहले हम संधारित्र के अगल और बगल वाले बिंदुओं को निकाल लेते हैं। अब हर संधारित्र के आजू और बाजू वाला बिंदु पता पड़ गया। अब यहां ए बनाओ, ये ए बनाया, ये वाला संधारित्र सीधे ही ए से कनेक्ट है और सीधे ही बी से कनेक्ट है, ये वाला बिंदु बी बना लिया। पहला संधारित्र मैंने लिखा 4 माइक्रोफेराड, इसको मैं सीधे किससे कनेक्ट करूंगा, ए से और बी से। उसके बाद ये दूसरा है 5 माइक्रोफेराड, ये भी सीधे किससे कनेक्ट है, ए से और बी से। उसके बाद 6 माइक्रोफेराड, ये भी सीधे किससे कनेक्ट है, ए से और बी से। तो अब ये आपको दिख रहे होंगे कि ये तीनों संधारित्र क्या है, समानांतर क्रम में। या मैं ये कहूं कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में जितने भी संधारित्र होंगे हमेशा किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। बिंदु क्या है, नियत है ए बी ए बी ए बी ए बी, और यदि ये 4 होते 5 होते और इनके आजू बाजू वाले बिंदु भी ए बी होते तो वो सब आपस में काय में होते, समांतर क्रम में होते। इसको बोलते हैं समान विभव बिंदु प्रक्रिया। हम इनमें क्या मानते हैं, समान विभव वाले बिंदुओं को निकालते हैं। और हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि कितने भी संधारित्रों यदि वो दो बिंदुओं के मध्य जुड़े होंगे तो हमेशा काय में जुड़े होंगे, समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है, C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 का मान है 4 माइक्रोफेराड, C2 का मान है 5 माइक्रोफेराड, C3 का मान है 6 माइक्रोफेराड। तो परिणामी धारिता इस परिपथ की क्या हो जाएगी, 15 माइक्रोफेराड। देखने पे ये तीनों श्रेणी क्रम में लग रहे थे, पर वास्तव में कैसे हैं, समांतर क्रम में। हमने समान विभव वाले बिंदुओं को ले लिया, दो बिंदुओं के बीच में हमेशा क्या जुड़ेंगे,
समांतर क्रम में जुड़ेंगे संधारित्र, और समांतर क्रम में तुल्य धारिता होती है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसका हल रहेगा 15 माइक्रो फैराड। अब यदि प्रश्न इस टाइप का आ जाए, अब यदि प्रश्न इस टाइप का आ जाए कि ये एक परिपथ है, तो ए और बी के बीच तुल्य धारिता क्या होगी? क्या निकालना है अपन को? ए और बी के बीच तुल्य धारिता क्या होगी? इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए कि ये संधारित्र कैसे हैं, सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में है, उनको हल करने की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। सबसे पहले हम ए को धनात्मक आवेश दे देते हैं, धन आवेश ए को दे देते हैं। तो यदि हम ए को धन आवेश देंगे तो वो धन आवेश ए प्लेट जहां जहां है वहां वहां हर जगह धन आवेश पहुंच जाएगा। ये धन आवेश दिया, तो जहां जहां ए प्लेट है वहां पूरी जगह पे आपको क्या बनाना है? धन आवेश बनाना है, जहां जहां भी ए प्लेट होगी। ऊपर और नीचे हर जगह पे प्लेट के धन आवेश बनाना है। ये भी प्लेट ए है, इस पे भी ऊपर और नीचे प्लेट ए को धन आवेश दिया तो धन आवेश उस चालक की पूरी सतह पर वितरित हो गया। प्लेट ए को धन आवेश दिया। दूसरी बार हम क्या करेंगे? बी बिंदु या बी वाली प्लेट को ऋण आवेश देंगे, तो प्लेट बी पूरी तरह से क्या हो जाएगी? ऋण आवेशित हो जाएगी। ये दिया ऋण आवेश। ऊपर और नीचे हर जगह मुझे क्या बनाना है? ऋण आवेश। ऊपर और नीचे हर जगह मैंने बी को क्या बना लिया? ऋण आवेश। ए पे क्या बना लिया? ऊपर और नीचे धन आवेश। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाना होता है। ए बिंदु को धन आवेश, बी बिंदु को ऋण आवेश। अब आ जाइए इस तरफ। सबसे पहले ऊपर वाली प्लेट देखिए। ये दोनों दो समांतर प्लेट हैं। समांतर प्लेट संधारित्र बना। उस संधारित्र के लिए प्राथमिक जरूरत होती है कि एक प्लेट हो धनात्मक और दूसरी प्लेट हो ऋणात्मक, और दोनों प्लेटें क्या हो? समांतर। तो इसकी एक प्लेट धनात्मक, एक प्लेट ऋणात्मक, और दोनों प्लेटें क्या हो गई? समांतर। तो ये ऊपर वाला पहला समांतर प्लेट संधारित्र बन गया नंबर 1। एक प्लेट धनात्मक, एक प्लेट ऋणात्मक। संधारित्र में चाहे कोई सा भी संधारित्र हो, उसकी एक सतह धनात्मक होती है, एक सतह ऋणात्मक होती है, और समांतर है। चूंकि ये तो ये समांतर प्लेट संधारित्र। हम दूसरी प्लेटों के मध्य जाएं। इन प्लेटों में ये प्लेट क्या है? ऋणात्मक, और ये भी क्या है? ऋणात्मक।
वो दो ऋणात्मक प्लेटें कभी भी संधारित्र को नहीं बनाएंगी, क्योंकि संधारित्र के लिए तो जरूरत किस चीज की है? एक धनात्मक प्लेट की और एक ऋणात्मक प्लेट की। तो ये वाला संधारित्र नहीं है। अब तीसरी पे आ जाओ। तीसरी वाला संधारित्र जो है उसकी ये प्लेट क्या है? नेगेटिव। ये प्लेट क्या है? पॉजिटिव। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, संधारित्र बन गया। तो ये वाला संधारित्र होगा संधारित्र नंबर 2। तो इन 1 2 3 4 इन 4 प्लेटों ने मिलके कितने संधारित्र बनाए? 2 संधारित्र बनाए। ऊपर वाला और नीचे वाला, बीच वाला संधारित्र नहीं बनेगा क्योंकि दोनों प्लेटें उसकी ऋणात्मक हैं। अब देखो, अब मैं यहां पहला संधारित्र बना रहा हूं। ये पहला संधारित्र बना लिया, उसकी धनावेशित प्लेट और ये उसकी ऋणावेशित प्लेट। अब देखो जरा, ये संधारित्र एक है, इसकी धनावेशित प्लेट ही है और ऋणावेशित प्लेट ही है। यहां ध्यान देना, इस संधारित्र की धनावेशित प्लेट ये है और ये दूसरे संधारित्र की धनावेशित प्लेट से जुड़ी है। देखो, दूसरे संधारित्र की धनावेशित प्लेट ये है, ये पहले संधारित्र की धनावेशित प्लेट से जुड़ी है और पहले संधारित्र की ऋणावेशित प्लेट ये है, ये दूसरे संधारित्र की ऋणावेशित प्लेट से जुड़ी है। ये पहले की ऋणावेशित प्लेट है, ये किससे जुड़ी है? सीधे दूसरे संधारित्र की ऋणावेशित प्लेट से जुड़ी है। तो धनावेशित प्लेट धन से जुड़ी है, ऋणावेशित प्लेट ऋण से जुड़ी है। और मैं आपको बता चुका हूं कि एक ही तरह की प्लेटें किस संयोजन में जुड़ती हैं? समांतर क्रम संयोजन में धनात्मक धनात्मक प्लेट जुड़ती है और ऋणात्मक ऋणात्मक प्लेट जुड़ती है। तो दूसरे संधारित्र की धनात्मक प्लेट को पहली की धनात्मक से जोड़ना पड़ेगा, तो दूसरे संधारित्र की ऋणात्मक प्लेट को पहले संधारित्र की ऋणात्मक प्लेट से जोड़ना पड़ेगा। संधारित्र चूंकि समांतर क्रम में है तो कुल धारिता हो जाएगी, 2 संधारित्र हैं तो C1 प्लस C2। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आप लोग जानते हैं क्या होती है? एप्सिलॉन 0 A/D। दूसरा भी समांतर प्लेट संधारित्र, उसकी धारिता भी होगी एप्सिलॉन 0 A/D। दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य धारिता इस परिपथ की क्या होगी? 2 एप्सिलॉन 0 A/D। तो A और B के बीच तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? 2 एप्सिलॉन 0 A/D। इस परिपथ को इस प्रकार से हल करते हैं। अब यदि परिपथ इस तरीके का दिया हो, परिपथ इस तरह का दिया हो और पूछा गया हो कि ए और बी के बीच में अब तुल्य धारिता क्या होगी। यदि परिपथ इस तरह का दिया हो और पूछा हो कि ए और बी के बीच में अब तुल्य धारिता क्या होगी, इसको सॉल्व करने, इसको हल करने की वही प्रक्रिया। ए को धन आवेश दे दो, बी को ऋण आवेश दे दो। ए समस्त धनावेशित हो जाएगी, बी समस्त ऋणावेशित हो जाएगी। ऊपर और नीचे पूरी प्लेट पे धनावेश बनाना, जहां जहां प्लेट ए सीधे जुड़ी हो। और प्लेट बी को क्या देना? ऋणावेश। तो प्लेट जहां जहां हो वहां अंदर और बाहर सब जगह क्या बनाना है? ऋणावेश। अब ऊपर से देखिए, पहला ये दोनों समांतर प्लेटें हैं, एक धनात्मक दूसरी ऋणात्मक, बन गया संधारित्र, क्योंकि एक धन होना चाहिए और एक ऋण। तो ये संधारित्र नंबर 1। दूसरा देखो, ये ऋण और ये धन,
ये भी क्या बन गया, संधारित्र बन गया, संधारित्र नंबर 2। तीसरी देखिए, ये धन और ये ऋण, तीसरा भी दोनों प्लेटें, एक धन है और एक ऋण है, तीसरा भी क्या बन गया, समांतर प्लेट संधारित्र बन गया। तो इन 1, 2, 3 और 4 प्लेटों ने 3 संधारित्र बनाए, जबकि पिछले वाले प्रश्न में 4 प्लेटों ने केवल 2 संधारित्र बनाए थे। संधारित्र के लिए जरूरी है एक धन प्लेट और एक ऋण प्लेट। अब पहले वाले संधारित्र को यहां बनाइए, उसकी धनात्मक प्लेट और उसकी ऋणात्मक प्लेट। ये पहले वाले संधारित्र को मैंने यहां अलग से बनाया। अब जो पहले की धन आवेशित प्लेट है, ये देखिए आप, ये पहले की धनावेशित प्लेट, ये सीधे ही दूसरे संधारित्र की किससे जुड़ी है, धन आवेशित से, और तीसरे की भी किससे जुड़ी है, धन आवेशित प्लेट से। जो पहले संधारित्र की ये वाली प्लेट धन आवेशित है, ये देखिए आप, ये सीधे ही किससे जुड़ी है, दूसरे की धन आवेश से और तीसरे की धन आवेश से। मतलब दूसरा और तीसरे की क्या है, प्लेटों के धन और धन आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। और अब ये देखिए, पहले की ऋण आवेशित प्लेट दूसरे की ऋण आवेशित से, और पहले और दूसरे की ऋण आवेशित प्लेट तीसरे की ऋण आवेशित प्लेट से जुड़ी है। मतलब ऋण आवेशित प्लेटें तीनों संधारित्र की एक साथ जुड़ी हैं। और मैं आपको बता चुका हूं कि समान प्लेटें किस संयोजन में जुड़ती हैं, समांतर प्लेट किसमें होती हैं, समानांतर संयोजन। किसका, संधारित्रों का। संधारित्र के समानांतर संयोजन में एक जैसी प्लेटें जुड़ती हैं। तो ये तीनों संधारित्र आपस में कैसे हो गए, समांतर हो गए। और समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है, C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 क्या हो जाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ε0 A/D, C2 भी क्या हो जाएगा, ε0 A/D, और C3 भी क्या हो जाएगा, ε0 A/D। ये तीनों जुड़ के समांतर प्लेट संधारित्र की तुल्य धारिता क्या बनी, ए और बी के बीच में 3ε0 A/D। अब यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, आप लोगों को पता है, 2 समानांतर प्लेटें होती हैं। अब यदि मैं, ये समानांतर प्लेट संधारित्र है, ये आप जानते हो, इसके प्लेट की दूरी क्या होती है, d, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, a। संधारित्र की धारिता क्या होती है, ε0 A/D। जबकि इनके बीच में क्या है, हवा है, वायु है। क्लियर है, वायु है, एयर है, क्या है, धारिता ε0 A/D। इस समानांतर प्लेट संधारित्र का आप लोग एरिया समझते हैं, इनका क्षेत्रफल समझते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, मैं फिर बता दूं कि ये दोनों प्लेटें हैं, मेरे हाथ देखिए, ये दोनों प्लेटें हैं। इनको मैं साइड में से देखूं तो क्या दिखेगा मुझे, ये प्लेट दिखेगी, मतलब ये वाली प्लेट दिखेगी। तो ये साइड में से देखने पे जो चीज दिखती है वो उसका होता है क्षेत्रफल। और दूरी तो आप लोगों को समझ में आ ही रही होगी। क्षेत्रफल क्या होता है, इसको आप साइड में से देखो, इस साइड से या इस साइड से, तो ये होता है इसका क्षेत्रफल। धारिता होती है ε0 A/D। अब मैं क्या कर रहा हूं कि संधारित्रों के मध्य, संधारित्रों को मध्य आधी दूरी पर, तो आधी आधी भर रहा हूं, आधी दूरी पे मैं भर रहा हूं K1 परावैद्युतांक का माध्यम, और आधी में मैं भर रहा हूं K2 परावैद्युतांक का माध्यम। और अब पूछूं कि A और B के बीच तुल्य
तुल्य धारिता क्या होगी। दो परावैद्युत है और ये परावैद्युत मतलब कुचालक है। ये मैं बता चुका हूं, यदि धातु रख देंगे तो के की वैल्यूज हो जाएगी उसके लिए इंफिनिटी और कैपेसिटी हो जाएगी इंफिनिटी। इस बारे में मैं पिछले ही क्लासों में चर्चा कर चुका हूं। यहां परावैद्युत है मतलब कुचालक है। तो दो परावैद्युत है K1 और K2 और A और B है, तो इनके बीच में परिणामी धारिता क्या होगी। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में तुम लोग ये देख ही रहो कि क्या बन गए, दो संधारित्र बन गए। एक वाला संधारित्र ये और दूसरा संधारित्र ये, और दोनों क्या है, आधी दूरी में भरे, आधे में ये आधे में ये। समझ में आ रही है, आधी आधी दूरी में भरे और दोनों संधारित्र क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। एक ये संधारित्र और एक ये संधारित्र, दोनों दिख ही रहेंगे श्रेणी क्रम में। या जब भी देखो ये जो संधारित्र है पहला वाला संधारित्र, इसकी प्लेट का एरिया क्या होगा, ये देखो ये पूरी प्लेट है, जो वायु में थी वही प्लेट अभी भी है, और इधर से भी देखोगे तो प्लेट अभी उतनी बड़ी है। प्लेटों को तो डिवाइड करा नहीं करा, मैंने डिवाइड क्या करा है, बीच की दूरी को डिवाइड करा है, ना कि प्लेटों के क्षेत्रफल को डिवाइड करा। प्लेटों का क्षेत्रफल को डिवाइड करूंगा तो मैं यहां से अगले प्रश्न में बताऊंगा प्लेटों का क्षेत्रफल मैं कैसे डिवाइड करूंगा। यहां मैंने क्या करा है, दूरी को विभाजित करा है, पर क्षेत्रफल पूरा का पूरा ए है। तो जब भी ऐसा हो कि दूरी हो विभाजित और क्षेत्रफल रहे समान, संधारित्र आपस में जुड़े होंगे श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता होती है 1/C1 प्लस 1/C2, क्योंकि दो संधारित्र हैं। अब इसका C1 क्या रहेगा, C1 का मान क्या रहेगा, C क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र का ε0 K/D। तो ε0 तो ε0 ही रहेगा, K क्या रहेगा K1, और A क्या रहेगा पूरा। देखो क्षेत्रफल मैंने विभाजित नहीं करा, मैं तो क्या कर रहा हूं, दूरी विभाजित करी है। तो K1 A ही रहेगा और D क्या हो जाएगा, आधा आधा, क्योंकि आधे में है K1 और आधे में है K2। तो C1 का मान क्या हो जाएगा ε0 K1 A/D/2, और C2 का मान क्या हो जाएगा ε0 K2A। क्षेत्रफल क्या रहेगा, इसका भी वही रहेगा A, पर दूरी क्या हो जाएगी D/2। ये दोनों मान यहां से उठा के परिणामी धारिता वाले में रख दो, तो C1 का मान हो जाएगा 1/ε0 K1 A/D/2, और C2 का मान हो जाएगा ε0 K2 A/D/2। इसको यदि आप लोग हल कर लेंगे तो परिणामी धारिता आ जाएगी D/2 इसको ऊपर ले जाओ, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो, या इतना भी लिखा रहने दो तो ये सॉल्व है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि C1 और C2 समझ गए। यदि श्रेणी क्रम में है तो एरिया दोनों का समान रहेगा, पर दूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, परिणामी धारिता इससे आ जाएगी। अब यदि मान लो K1, तो K1 और K2 के बीच में क्या हो, वायु हो, तो आप इस फार्मूले में K2 की जगह रख दोगे 1, तो आंसर निकल आएगा। इसी क्वेश्चन में यदि K1 तो होता पर K2 की जगह क्या होता, वायु होती, तो भी वो दो संधारित्र बन जाते, K1 और K2 का मान 1 हो जाता, दोनों श्रेणी क्रम में होते, परिणामी धारिता आप इस फार्मूले से निकालते, यहां K2 का मान क्या रख देते, 1 रख देते, ठीक है। और यदि K1 और K2 दोनों दिए हो तो K1 और K2 दोनों का मान रख के परिणामी धारिता आप निकाल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है, जब भी क्षेत्रफल विभाजित ना हो और दूरी विभाजित हो, संधारित्र हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे, और ये आपको दिख भी रहेगी दोनों क्या है, संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब यदि 2 की जगह 3 होते तो C1 क्या हो जाता है, ε0 K1 A/D/3, यदि बराबर बराबर दूरी पे होते। C2 हो जाता है ε0 K2 A/D/3,
और C3 भी हो जाता है एप्सिलॉन 0 K3 A बाई D बाई 3, क्योंकि मैंने कितने भर दिए, 3 भर दिए बराबर बराबर दूरी पे। 4 भर दूं तो 4, 5 भर दूं तो 5। अगर बराबर बराबर भरेंगे 5 तो D बाई 5 D बाई 5 D बाई 5 हो जाएगा। और यदि अलग अलग दूरी में भरूंगा तो वो दूरी दी रहेगी कि यदि मान लो ये D बाई 3 में होता और ये 2D बाई 3 में, तो ये D बाई 3 आ जाता, यहाँ 2D बाई 3 आ जाता। और सेम इसी प्रकार से हम इसको हल कर देते। मैंने यहाँ 2 का एग्जाम्पल लिया, 2 का उदाहरण लिया है, आप इसको 3 और 4 से भी कर सकते हैं। समझने की बात तो इतनी है कि क्षेत्रफल विभाजित हो नहीं रहा, दूरी विभाजित हो रही है। संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे, ए सब जगह बराबर रखना पड़ेगा और दूरी सब जगह अलग अलग रखनी पड़ेगी। तो इस टाइप से यदि ए और बी के बीच में तुल्य धारिता पूछी हो तो तुल्य धारिता इस सूत्र से